माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया था। बस इसी को कनेक्ट कर देंगे आगे। देखिए हम लोग जो अभी बात करने जा रहे हैं, कहाँ का बात करने जा रहे हैं वो चीज़ पहले देखिए। तो सबसे पहले फ्लावर बनाना पड़ेगा। तो फ्लावर में हम लोग बात किए थे थैलेमस का और ये पेडिसिल। इसी फ्लावर में फीमेल पार्ट बनाया गया था, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और इस साइड हम लोग मेल पार्ट की बात किए थे जिसको बोले थे एंथर। एंथर का बाइलोब स्ट्रक्चर है। तो ये वाला जो पार्ट था इसी के अंदर यही एंथर है, और इसी के अंदर हम लोग बात कर रहे थे किसका, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही एंथर के अंदर क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम। और यही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हम लोग बात कर रहे थे प्रोसेस, जिस प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब माइक्रोस्पोर का जेनेसिस, माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन करवाना है। तो इसमें मैंने बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में तो सारा कहानी कहाँ होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा। तो इसी के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है माइक्रोस्पोरेंजियम की जो बात कर रहे हैं, नहीं या एंथर लोब, बात नहीं पीछे, एंथर लोब। तो ये जो एंथर का लोब है, एंथर के लोब्स में मैंने बताया था शुरू में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। पेरी डिवीजन। तो इस डिवीजन में मैंने आपको बताया था पेरिक्लिनल डिवीजन में होना क्या है, पैरेलल में डिवीजन। पहले से ये इस तरह से था, मान लीजिए पैरेलल में डिवीजन हो गया तो पैरेलल में सेल सब बनेगा, पेरिक्लिनल डिवीजन हो गया। तो यही पेरिक्लिनल डिवीजन जो हुआ, तो जो बाहर वाला सेल है इसको बोले थे प्राइमरी पैराइटल सेल। क्या नाम दिया गया था, प्राइमरी। दूसरा क्या बोलेंगे, पैराइटल सेल। और ये प्राइमरी पैराइटल सेल जो होता है डिप्लॉइड होता है, बोले तो 2n। प्राइमरी पैराइटल सेल में मैंने बताया था इसी से 4 लेयर बनाता। बाहर का जो है यही जैकेट बनाता है, इसी से 4 लेयर बनाता। और इसी से जो 4 लेयर का जो जैकेट बनाया था उसको बोला जाता 4 लेयर का क्या बनाया, जैकेट। तो 4 लेयर का जो जैकेट बनाया था उस चारों लेयर का नाम आप लोग को बताया जा चुका है। सबसे आउटर क्या बताया था, इपिडर्मल लेयर होता है, ईपी डर्मल लेयर है। दूसरा जो इसमें बताया था इपिडर्मिस के अंदर एंडोथीसियम लेयर है। तीसरा बताया गया था मिडिल लेयर है। और चौथा जो हम लोग बात किए टपेटम, नहीं यही 4 लेयर के बारे में हम लोग बात किए थे, टपेटम है। सब डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड क्यों होगा, क्योंकि यहां जो 4 लेयर बना है तो यहां भी क्या हुआ है, यहां भी पेरिक्लिनल डिवीजन की बात, यहां भी पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ। अब जो अंदर वाला है लेयर, अंदर वाला ये लेयर, इस लेयर को बताए थे क्या बोलते हैं, सबसे अंदर वाला लेयर प्राइमरी एस्पोरोजीनियस सेल,
प्राइमरी एस्पोरोसेल। यही जो प्राइमरी एस्पोरोजीनियस सेल है, तो इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो और लिख देता हूं, माइक्रो एस्पोर मदर सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है और ये खुद क्या है, डिप्लॉइड है, 2n है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है तो जर्मिनल सेल है। इसी जर्मिनल सेल में क्या होना है, मियोसिस। इसी में आपको क्या करवाना है, मियोसिस होगा। और जैसे मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। बोले तो जैसे मियोसिस कराइएगा तो 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, चारों सेल हैप्लॉइड होगा। और यही जो हैप्लॉइड सेल है चारों, तो इसी का नाम है माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। सबका सब हैप्लॉइड है और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड में से किसी एक माइक्रोस्पोर को आप बाहर निकालो, एक को बाहर निकालेंगे तो यही क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोर। तो जो बाहर निकालेंगे तो यही माइक्रोस्पोर है। जो बात एक माइक्रोस्पोर में होगा वही बात चारों में होगा नहीं। तो चारों में क्या होगा बात उस पर करते हैं, लेकिन इसको पहले, तो ये बाहर से जो बनाया, ये कहाँ का लेयर बनाया, जैकेट बनाया। बोले तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो हम लोग पढ़े थे, तो बताया था माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर होता है। बाहर का लेयर एपिडर्मल है, देन इंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर और देन टपेटम। ये सब हम लोग बात किए थे, क्लियर है। अब हम लोग इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो क्लिक करना है तो कर सकते हैं इसको। हो गया, बढ़ जाऊं, ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। अब देखो बतियाओगे तो हम पूछना स्टार्ट करेंगे। पूछिए, बताइए माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बना। उधर देख रहा है, इधर आई कांटेक्ट करो। लो अब सामने हो गए, पड़ोसी बता दो। माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बना, पीछे। सबसे पहले क्या किए, माइक्रोस्पोर मदर सेल में ऐसा क्या किए जो 4 सेल बन गया। मियोसिस करवाएंगे तब 4 सेल बनेगा। बैठिए, बैठिए। तो मियोसिस में ऐसा क्या हो गया, पीछे मियोसिस में ऐसा क्या हुआ कि हैप्लॉइड हो गया। कुछ तो हुआ होगा, तब तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया। आखिर आधा क्यों कर दिए हम, यहाँ पे देखो 2n लिखे हैं,
यहाँ पे आयन लिख दिए हैं, तो मियोसिस करवाए, एक बच्चा बता दिया कि भाई मियोसिस करवाए हैं, लेकिन मियोसिस में ऐसा क्या हुआ, या कहाँ पे आधा हुआ मियोसिस में, कहाँ पे, फर्स्ट में, सेकंड में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में? नहीं बता बैठो। मियोसिस सेकंड, जहाँ आधा हो गया। इधर आगे तुम भी बता ही दो, क्या है बचल रहेगा। मियोसिस फर्स्ट में आधा हुआ कि सेकंड में आधा हुआ? फर्स्ट। अब एगो बोल रहा है सेकंड, एगो बोल रहा है फर्स्ट। आधा कहाँ हुआ ये? आधा मियोसिस फर्स्ट में आधा हुआ है, सेकंड में नहीं हुआ है। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज समझाता हूँ आपको, जब क्लास चल रहा है तो ध्यान से सुनिए। मैंने पहले भी एक बात बताया शायद आप ही के क्लास में, आपका तैयारी का, आपका जो तैयारी है उसका 50% तैयारी आपका सिर्फ लेक्चर सुनने से हो जाता है, 50% यहीं पे डन है। 10% जब घर जाके नोट्स पढ़िएगा तो तैयार होगा, 10% जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो तैयार होगा, 20% आपका तैयार हो जाएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, और रेस्ट 10% आपका तैयार हो जाएगा जब आप रिवीजन कीजिए। तो आप इसमें से क्या क्या नहीं कर रहे हैं वो तो आपके सामने है। अगर लेक्चर नहीं सुन रहे हैं तो 50% गोल। कुछ बच्चे हैं लेक्चर ठीक कर रहे हैं, घर जाके नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं तो 10% गोल। कुछ है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहा है तो फिर 10% जाएगा। मोस्टली बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये चला जाएगा, और रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो ये तो जाएगा ही जाएगा। तो तैयारी करना है तो तरीके से कीजिए, नहीं तो मान लीजिए फालतू का मेरा भी टाइम वेस्टेज, सर का भी जो यहाँ पे है जो ऑनर है उसका भी टाइम वेस्टेज, पैसा वेस्टेज, आपका भी टाइम वेस्टेज। एनर्जी वेस्ट करने से क्या फायदा ना? और खाली खाने पूर्ति करवाना है तो आप हमको बोल दीजिए सर खाली खाना पूर्ति करना है, तो सर को बोलेंगे किसी और को लगाइए, नहीं किसी और से पढ़वा दीजिए, खाना पूर्ति हो जाएगा। कि आपको तो लगेगा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना। कल एक बच्ची आई आके, पता है क्या बोली है कंकरबाग सेंटर पे, गर्ल्स थी, ऐसा ही उठा उठा के पूछ रहे थे हम। मेरा आदत है क्लास में किसी भी दिन कभी कभी मूड होता है कि आज पूछेंगे, पूछने लगे। नई आई है तो बोलती है सर 2 साल पहले आना था यहाँ पे, तो संजोग से हमको ध्यान में था, 2 साल पहले वो आई थी मेरे पास, एक क्लास करके भाग गई थी। हम बोले तुम तो आई थी, भागी तो तुम। बोलते सर गलती हो गया था, अब समझ में आ रहा है। तो वो गलती आप लोग भी मत कीजिए कि सर आए तो थे तो पढ़े ही नहीं थे, और 2 साल बाद जो पढ़िएगा वो भी पढ़ लीजिए, है ना। तो इस तरह का स्टेटमेंट बच्चा सब आके देता है। एक और बच्ची है वो 2 जगह पढ़ी हुई है, पटना का अच्छा कोचिंग में, और अब पढ़ती है ना, जैसे कुछ चीज़ हम पढ़ाते हैं और उसके पास जाएंगे एकदम अजीब मुंह कर लेगी, और उसको रिजल्ट मतलब रिजल्ट के लिए बड़ा पॉजिटिव है कि चाहिए चाहे जैसे चाहिए। तो अच्छा पढ़ी है, बच्ची में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसको ढंग से पढ़ाया ही नहीं है। तो 2 कोचिंग में पढ़ के आई हुई है, अब जो पढ़ रही है, तो जैसे मान लीजिए मियोसिस है, इसमें कोई बात नहीं बताया है तो हम ऐसे ही उसको कर देंगे ना, ऐसे जहाँ देना है आँख उसका डबडबा जाता है। सर बतेवे नहीं किया तो कैसे हम जवाब दें ना। बहुत अच्छी बच्ची है, देखिएगा वो सब रिजल्ट जाएगा, अब पढ़ रही है अच्छे से।
तो ठगाने के बाद 2-4 लाख रुपया खर्चा करने के बाद आप जो पढ़िएगा वो पहले मिल रहा है तो पढ़ लीजिए, है ना। और आराम से पढ़ा रहे, इस बैच में तो हमको हड़बड़ी नहीं है। नहीं तो मेरा देखना है स्पीड, तो कल वाले में आइए, ये आती है, इसको पता है। हाँ आज ही आज ही है, बस आपके बाद वाला, है ना। उसमें आइए, देखिए क्या मज़ा आता है। खैर, तो ये जो बताया क्लियर हो गया। तो थोड़ा बात करते हैं पॉलन का, पॉलन ग्रेन। लेकिन अब क्या, मैंने जो अभी आंसर पूछा था, आंसर जाएगा एक्चुअल में मियोसिस में दो बात होता है, मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस फर्स्ट हुआ होगा देन सेकंड हुआ होगा। और जैसे फर्स्ट हुआ तो मियोसिस फर्स्ट को ही बोला जाता है रिडक्शनल, क्रोमोजोम का नंबर आधा हो जाता है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में बताया गया है सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम। अगर ध्यान में हो, पहले भी बताया हुआ ये चीज कि क्रोमोजोम सेपरेट हो जाता है, तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट। तो उसी में क्रोमोजोम का नंबर आधा हो जाता है। तो यहाँ 2n था तो यहाँ n हो गया। इतना बात क्लियर है। एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, इधर का मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। ये तो जैकेट वाला पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था आप लोगों से। अब देखो, अब क्या हुआ, ये जो मियोसिस हुआ है, अब इसमें इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। अब इसमें माइटोसिस हो जाता है, और जैसे माइटोसिस होगा, आपको अच्छे से पता है कि अगर माइटोसिस हुआ है तो माइटोसिस में क्रोमोजोम का नंबर डबल हो गया, या यूं कहे कि न्यूक्लियस 2 गो हो चुका है। माइटोसिस किसको बोले, डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम, माइटोसिस कहलाता है। तो न्यूक्लियस डबल हो गया, 2 को न्यूक्लियस हो गया, माइटोसिस हुआ है। और 2 न्यूक्लियस जो हो गया है, तो माइटोसिस तो हुआ है, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस होता है यहाँ स्पेशल टाइप का। क्या है स्पेशल उसमें, यहाँ का जो साइटोकाइनेसिस है, एक के चारों साइड साइटोप्लाज्म आ गया, लेकिन दूसरे को नहीं घेरा। नॉर्मल केस में साइटोकाइनेसिस ऐसे होना था, आधा आधा, नहीं यहाँ स्पेशल टाइप। अब यहाँ 2 सेल बन गया, एक बड़ा वाला सेल और उसके अंदर छोटा वाला सेल। नहीं, जो छोटा बड़ा वाला सेल का न्यूक्लियस है, इसका नाम दिया था वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये जो सेल है, ये इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल है। और जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, तो जनरेटिव न्यूक्लियस बोल सकते हैं। इस न्यूक्लियस का नाम क्या देंगे हम लोग, जनरेटिव न्यूक्लियस। इसी को बोला था 2 सेल स्टेज। क्या बोलते हैं हम लोग, 2 सेल स्टेज। प्लस अगर आपको याद हो, इसके बाहर एक लेयर बनाया जाता है, स्पोरोपोलिनिन का होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन के बारे में मैंने बताया था, हार्डेस्ट मटेरियल होता है क्या का, पूरे प्लांट किंगडम का। और इसके अंदर एक लेयर और होता है, इंटाइन। एक्साइन के अंदर और एक लेयर होता है, इंटाइन। 2 सेल स्टेज की जो यहां बात करते हैं, इस 2 सेल स्टेज में आपको बता दूं 60% एंजियोस्पर्म में, 60% जो पॉलिनेशन होता है वो किस स्टेज में होता है, 2 सेल स्टेज में। 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है किस स्टेज में होता है, 2 सेल स्टेज। 60% पॉलिनेशन occurs in 2 सेल स्टेज इन एंजियोस्पर्म। नहीं, 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज में होगा। मतलब इसका और भी स्टेज है, अगर एक स्टेप और आगे इसका बढ़ा दें, मान लीजिए 60% में तो 2 सेल में हुआ, लेकिन 40% में, उस केस को अगर देखा जाए, उस केस को अगर आपको देखना है, तो इसी का हम लोग और भी बड़ा बनाते हैं,
ये पोलन का अंदर वाला लेयर प्लस इसका ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, अंदर में अभी जनरेटिव न्यूक्लियस, इसके चारों साइड जनरेटिव सेल नहीं, प्लस इसके चारों साइड इंटाइन का लेयर और उसके भी चारों साइड एक्साइन, हार्डेस्ट मटेरियल इन प्लांट किंगडम ये एक्साइन। देखो अभी ये भी टू सेल है, अभी भी ये भी टू सेल है, लेकिन जरूर कोई बात होगा तब हम बनाए। तो यहां पे फिर से माइटोसिस होता है इन जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में होता है माइटोसिस, तो जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा तो इसका जो न्यूक्लियस है दुगो बनेगा कि नहीं, और देन इसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब इसको बोलते हैं थ्री सेल स्टेज। अब ये जो है ये क्या कहलाएगा, थ्री सेल स्टेज। ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, या मैच्योर पॉलन भी बोल सकते हो। कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे मैच्योर पॉलन कितना सेल स्टेज होता है, तो आंसर क्या जाएगा, थ्री सेल स्टेज। लेकिन 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन हुआ था किस स्टेज में, टू सेल स्टेज में। तो टू सेल स्टेज मतलब इमेच्योर, मतलब मैच्योरेशन से पहले पॉलिनेशन हो गया था। तो क्वेश्चन ये भी घुमा सकता है। प्लस क्या ये पॉलन है, पॉलन है तो इसका कुछ अपना साइज वाइज होगा कि नहीं। जो पॉलन ग्रेन है इसका जब साइज नापा गया, इसका जो साइज की बात करेंगे ये तो लगभग 25 से लेकर 50 माइक्रोन का होता है साइज। इसका साइज पॉलन का 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर, ये साइज का क्या होता है पॉलन का। माइक्रोन इन डायमीटर, डायमीटर है नहीं, माइक्रोन इन डायमीटर भी लिखना जरूरी है, क्या कैसे दिए हुए हैं इन, नहीं ये डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो थ्री सेल स्टेज जो होता है, थ्री सेल स्टेज एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट करता है जिसको पॉलन भी बोल सकते हैं। थ्री सेल स्टेज की बात कर रहे हैं बच्चों। जिस जगह एक्साइन नहीं है इसको बोला था जर्मपोर, मतलब जर्मपोर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अगर इधर देखा जाए तो यहां भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यही है जर्मपोर। और ये जर्मपोर से ही क्या बनेगा, इसी जर्मपोर से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम जर्मपोर। क्लियर है यहां तक, यहां तक जल्दी से क्लिक कीजिए, तब कुछ बात और भी करेंगे। हो गया। अब देखो अभी इस पार्ट को मिटा रहे हैं, लेकिन मिटाने से पहले एक बार यहां देख लीजिए। एक मैच्योर पॉलन बनने के लिए एक बार हुआ है क्या, मियोसिस, कितना बार, एक बार। और माइटोसिस कितना बार, एक बार यहां और एक बार कहां लिख रहे हैं, माइटोसिस इन जनरेटिव, दो माइटोसिस हुआ ना। एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए मतलब थ्री सेल स्टेज में आने के लिए एक मियोसिस दो माइटोसिस, पूछा हुआ क्वेश्चन। क्लियर है। अब देखो, अब इसको लेके आगे बढ़ेंगे। मैच्योर है, इस साइड वाला मिटा रहे हैं, समझ में आ रहा है कैसे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसको मिटा रहा हूं।
कैसे 2 सेल स्टेज 3 सेल 2 सेल वाला भी मिटा ही देता हूं, क्योंकि अब मुझे मेनली बात करना है उधर 3 सेल स्टेज पे। चल, तो मैच्योर मेल गेमेटोफाइट 3 सेल स्टेज में यहीं पे हम लोग क्या लिखा है, एक्साइन हेडिंग डाला हुआ है। एक्साइन जो है, जैसा कि बताया एक्साइन के बारे में, ये क्या है, एक्साइन के बारे में क्या बताया था, हार्ड होगा, एंड आउटर, हार्ड होगा और आउटर लेयर होगा। किससे बनेगा, मेड अप ऑफ एस्पोरोपोलिनिन। किससे बनेगा, एस्पोरोपोलिनिन, एस्पोरोपोलिनिन से बनता है। और एस्पोरोपोलिनिन जो है मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। एस्पोरोपोलिनिन के बारे में बोला जाता है मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंट होता है। एस्पोरोपोलिनिन के बारे में बोला जाता है कि इट कैन विथ स्टैंड विथ, इट कैन विथ हाई टेम्परेचर, प्लस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। कहने का मतलब कि हाई टेम्परेचर भी एस्पोरोपोलिनिन या एक्साइन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाई टेम्परेचर भी एस्पोरोपोलिनिन या एक्साइन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इवन एसिड और बेस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एसिड और बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या कॉन्क एसिड कॉन्क बेस भी आप बोल सकते हो। जैसे हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक में हमारा जो HCl होता है वो pH 2 के आसपास होता है, 1.8 pH। लेकिन उस pH पे भी एस्पोरोपोलिन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, किसी तरह का कोई एंजाइम इस पे वर्क नहीं करता है। नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, नो एंजाइम डिग्रेड, नहीं क्या लिखेंगे, DS डिग्रेड्स, नो एंजाइम डिग्रेड्स द एस्पोरो, क्या हो गया, नो एंजाइम डिग्रेड द एस्पोरोपोलिनिन। कोई एंजाइम एस्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता है, कोई भी एंजाइम एस्पोरोपोलिनिन को इसका डिग्रेड नहीं कर सकता। मतलब ये हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेता है, कोई एंजाइम इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सक रहा है। तो कहने का मतलब जिस फॉर्म में रहेगा वही फॉर्म में रह जाएगा। इसी बात को लिखता है, इट ऑल्सो हेल्प इन फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन। कौन, एस्पोरोपोलिनिन के बारे में बता रहा है, इट ऑल्सो हेल्प इन फॉसिलाइजेशन ऑफ पॉलन। पॉलन का फॉसिल्स बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल। अब क्वेश्चन है ये है कि सर फॉसिल्स क्या होता है। फॉसिल्स बोलते हैं जो पास्ट ऑर्गेनिज्म है उसका कोई भी चीज मिलना फॉसिल्स कहलाता है। जो पहले रह चुका है तो उसको बोलता फॉसिलाइजेशन, नहीं फॉसिलाइजेशन। जो पास्ट ऑर्गेनिज्म है उसका कुछ भी मिलना क्या कहलाएगा, फॉसिल्स। जैसे डायनासोर का बोन मिला तो फॉसिल्स,
नहीं, डायनासोर के पैर की इंप्रेशन मिला, पैर का छाप मिला, तो वो भी फॉसिल्स है। तो फॉसिल्स पे बात करेंगे हम लोग इवोल्यूशन में, ढेर सारा बात करें। अब जिस जगह एग्जाइन नहीं है उसी को हम लोग क्या बोले, ये वाला पोर्शन क्या कहलाया था, जर्म पोर। और यही जर्म पोर है जहां से क्या होगा, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन। तो जर्म पोर कौन से रीजन को बोलेंगे, वेयर एग्जाइन्स आर एब्सेंट। जहां एग्जाइन नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्म पोर। तो ये एग्जाइन के बारे में इतना काफी है। लेकिन जैसे अंदर घुसे तो एक लेयर और आया था, ये वाला लेयर, और इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटाइन। इंटाइन जो होता है इनर वाल होता है, इनर वाल अंदर में है, पतला होगा। ये क्या होता है, थिन एंड कंटिन्यूअस। देखिए एग्जाइन जो एग्जाइन डिसकंटिन्यू है, बीच बीच में जर्म पोर है, लेकिन इंटाइन क्या होता है, थिन और कंटिन्यूअस की बात करेंगे। और ये जो बना होता है मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, मेड अप ऑफ तो सेलुलोज और पैक्टिन की जो बात करें उससे बना होता है क्या, इंटाइन, नहीं इंटाइन। और जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का, तो वो भी किससे रहेगा, साइटोप्लाज्म और पोलन ग्रेन की जो बात करेंगे तो ये, तो इसके अंदर अपना इसका मेम्ब्रेन होगा, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। अंदर में ये मेम्ब्रेन होगा इसका, मतलब इसका आप बोल सकते हो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा है ये क्या है, पोलन ग्रेन। ये जो बना हुआ है एक मैच्योर पोलन की हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चों पोलन से रिलेटेड कुछ टर्म आता है, जैसे एक आता है पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी क्या होता है, आइए उस पर बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, पोलन एलर्जी। देखो एलर्जी, एलर्जी क्या होता है, जैसे बहुत लोग को डस्ट से एलर्जी होता है, किसी को लाइट से भी एलर्जी होता है, किसी को कोल्ड से एलर्जी होता है। तो कोल्ड वाला एलर्जी बड़ा कॉमन है, पहले उसको ले लेते हैं। कोल्ड से एलर्जी में आप देखना कि जिसको कोल्ड से एलर्जी है, जैसे हल्का सा ठंडा पड़ेगा छींकते छींकते परेशान, नाक बना अलग, खकार आना अलग, सांस लेने में डिफिकल्टी, नहीं ब्रीदिंग में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, कोल्ड एलर्जी। उसी तरह का चीज है पोलन एलर्जी। वैसे लोग जिसको अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस इस सब की जो बात करें, वो पोलन एलर्जी के कारण ही होता है। अस्थमा या ब्रोंकाइटिस सब जो बोलते हैं तो किसके कारण होता है, पोलन ग्रेन का एलर्जी होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन एलर्जी। पोलन ग्रेन का जो एलर्जी है तो पोलन एलर्जी। लेकिन पोलन एलर्जी हर एक प्लांट से काउज नहीं होता है। पोलन एलर्जी के पीछे जो बात करेंगे, कुछ प्लांट है जो पोलन एलर्जी काउज करता है, कुछ प्लांट है जो पोलन एलर्जी काउज करता है। जैसे ये वाला जो प्लांट अभी आपके सामने आ रहा है, मैं इसको हटाने जा रहा हूं, हटा दूं, जल्दी कीजिए। हो गया। तो देखो पोलन एलर्जी की जो हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला प्लांट जो है सामने पार्थेनियम का प्लांट है, कैरोट ग्रास के नाम से भी है। इसका फ्लावर देखोगे तो छोटा छोटा फ्लावर होता है, और ये फ्लावर, इसमें जो फ्लावर देखोगे तो छोटा छोटा फ्लावर है, नहीं ये फ्लावर है, ये फ्लावर है सब।
ये सब क्या है? फ्लावर। पार्थेनियम का इसको क्या बोलेंगे? फ्लावर है। बड़ा ये जो है पार्थेनियम है, इसका नाम क्या है? पार्थेनियम। तो या कैरोट ग्रास भी बोला जाता है। ये जो फ्लावर है, बड़ा छोटा फ्लावर होता है, इसका पॉलन जो होता है ना, पॉलन बहुत ही फाइन होता है, बोले तो बहुत ही छोटा होता है। और देखा गया कि पार्थेनियम जो है, कैरोट ग्रास जो है, तो ये क्या कर देता है? ये प्रॉब्लम काउज कर देता है। जिसको एलर्जी है हालत खराब करके रख देगा, इतना प्रॉब्लम काउज कर देगा कि उसको हॉस्पिटलाइज तक करवा देता है पार्थेनियम। इसी तरह का एक दूसरा भी प्लांट है जिसका नाम है एमरैंथस। ये जो सामने दिख रहा है, इस प्लांट का क्या नाम है? एमरैंथस। और एमरैंथस का भी पॉलन बहुत ही फाइन होता है। ये जो प्लांट है इसका क्या नाम है? एमरैंथस। एमरैंथस में देखोगे फ्लावर बड़ा बंच में आता है, बंच में देखे होइएगा, ये गार्डन उडन में लगा हुआ रहता, नर्सरी वर्सरी में मिल जाए। इसका भी जो पॉलन है बहुत ही ज्यादा फाइन है, बहुत ही फाइन पॉलन होता है। और जो बहुत फाइन पॉलन है तो ये भी एलर्जी काउज करता है। एलर्जी में ये भी है एमरैंथस। इसी तरह का एक और प्लांट है चिनोपोडियम। देखो ये प्लांट क्या है? साग इसका बनता है। बथुआ देखो, बथुआ, बथु नहीं देखे हो? बथुआ, तो बथुआ का नाम होता है चिनोपोडियम। चिनोपोडियम का भी जो पॉलन है ना, बहुत ही फाइन पॉलन होता है। मतलब एमरैंथस, चिनोपोडियम हो गया, नहीं, कैरोट ग्रास हो गया, ये सब क्या काम करता है? पॉलन एलर्जी काउज करता है। ये सब क्या काम करेगा? पॉलन एलर्जी काउज करने का काम करता है। तो पॉलन एलर्जी काउज करेगा, दिक्कत करवा देगा। क्लियर है? तो पॉलन एलर्जी तो काउज करता ही है। तो ये सब जो प्लांट के बारे में मैंने बताया, ये सब क्या करेगा बच्चों? पॉलन एलर्जी काउज करेगा, दिक्कत करवा देगा। तो पॉलन एलर्जी वाला केस हो गया। अब पॉलन एलर्जी के बाद एक आता पॉलन प्रोडक्ट। पॉलन प्रोडक्ट, पॉलन प्रोडक्ट क्या है? पॉलन ग्रेन जो है ना, हाईली न्यूट्रिशियस होता है। पॉलन ग्रेन जो होता है बहुत ही ज्यादा क्या है? न्यूट्रिशियस है, नहीं। और जब न्यूट्रिशियस है तो उसका प्रोडक्ट मार्केट में आता है। हम लोग जो पॉलन की बात कर रहे हैं, पॉलन प्रोडक्ट बोल रहे हैं। The pollen grains are rich in nutrient, नहीं, न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ही ज्यादा होता है। और न्यूट्रिएंट ज्यादा है तो रिसेंट ईयर में ये देखा गया कि जो एथलीट है या हॉर्स है, वो सबको अगर पॉलन प्रोडक्ट खिला दिया जाता है तो उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाता है। नहीं, आप लोग जानते होइएगा कि कोई भी एथलीट्स, जब कहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उसको दौड़ना है या कहीं पे खेलकूद में भाग लेना है, तो उसका डोपिंग टेस्ट होता है। डोपिंग, डोपिंग टेस्ट में क्या होता है? उसका ब्लड लिया जाता है और देखा जाता है कोई प्रतिबंधित दवा तो नहीं खाया है, नहीं, कोई प्रतिबंधित दवा तो नहीं खा लिया। चाहे अगर खा लिया है तो ये नॉर्मल दौड़ नहीं पाएगा, उससे ज्यादा फास्ट दौड़ेगा। तो वहां पे क्या करेगा? अगर खाए हुए तो रिजेक्ट कर देगा, उसको दौड़ने ही नहीं देगा, बैन लगा देगा। उस कंडीशन में फिर क्या करता है कि अगर पॉलन प्रोडक्ट खाया तो ये डोपिंग टेस्ट में नहीं आता है।
और जब डोपिंग में नहीं आएगा ये डोपिंग टेस्ट में पोलन प्रोडक्ट, तो एथलीट लोग इसको जरा ज्यादा पसंद करते हैं पोलन प्रोडक्ट खाने से। जस्ट लाइक रिवाइटल के तरह काम करेगा ये पोलन प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट के तरह काम करता है। ये पोलन प्रोडक्ट क्या काम करता है? फूड सप्लीमेंट के तरह काम करता है। नहीं, आजकल फैशन बन गया, रिसेंट ईयर में फैशन हो गया। और वो फैशन क्या है? फैशन की जो बात करें तो ये फूड सप्लीमेंट के तरह काम करे। वेस्टर्न कंट्री में अगर हम लोग बात करें, वेस्टर्न कंट्री का, वहां पे पोलन का प्रोडक्ट भी मिलने लगा है। लार्ज नंबर में पोलन प्रोडक्ट को लोग यूज करते हैं। वेस्टर्न कंट्री में पोलन टैबलेट भी आता है और पोलन सिरप भी आने लगा। पोलन टैबलेट और पोलन सिरप आ गया, लोग खा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, वेस्टर्न में आज खा रहे हैं, हम लोग के बाप दादा सदियों से खाते आए हैं। क्या मतलब? एक्चुअल में मैं आज से कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन नहीं बोलिए, 3-4 साल पहले का, तो गांव गया हुआ, गांव गया तो जो रात वहीं रुका। तो अर्ली मॉर्निंग जब हम ब्रश कर रहे थे तो देखे सामने एक बूढ़े बाबा थे, वो दतवन कर रहे थे। दतवन समझते हो ना? दतवन कर रहे। तो जस्ट हम रोड के इस साइड हम कर रहे थे और उस साइड, तो हम, मेरा आदत है वॉच करने का कि एक लिविंग कैसे बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उनको मैंने क्या देखा कि ब्रश किए, कुल्ला उल्ला किए, और उनके सामने बगल में ही अड़हुल फूल का एक प्लांट था लगा हुआ। गए, अड़हुल फूल का बड तोड़े, बड कली पानी से धोए, तब आ गए। उनसे हम पूछे भी कि बाबा क्या खाए? तो बोलते हैं ये खाते हैं ना तो देह में ताकत बना रहता है, और जिस दिन नहीं खाते हैं कमजोरी टाइप लगता है। हमको तो पता था वो पोलन प्रोडक्ट खाए हैं, प्लांट का जो प्रोडक्ट खाए, वो कली बड के फॉर्म में जो खाए, उसमें इमेच्योर पोलन सब होगा। मैच्योरेशन के बाद खाते तो जैसा खाते वैसा ही बाहर आ जाएगा। लेकिन वो बड, और आप लोग भी बहुत बार खाए भी होइएगा छोटा कली, बहुत लोग खाए होइएगा, वो जस्ट लाइक रिवाइटल की तरह काम करता है। उसमें ढेर सारा विटामिन, ढेर सारा मिनरल सब होता है। अब कितना लोग रिवाइटल खरीद के खाएगा? नहीं। और रिवाइटल में दवा डॉक्टर बोलता है 10 पीस से ज़्यादा मत खाइए। जैसे आज एक खाए, अगला दिन एक, अगला दिन एक, 10 दिन खाए लगातार, उसके बाद बंद कीजिए। लेकिन ये जो वो है फ्लावर वाला, आप डेली खा सकते हैं। एक प्लांट आप लगा दीजिए और डेली खाइए, जस्ट लाइक रिवाइटल की तरह, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये अच्छा चीज़ है, हमेशा तंदुरुस्ती बना रहेगा। नहीं तो ये चीज़ हमारे बाप दादा लोग पहले से करते आए, फॉरेन में भले आज कर रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा उल्टा हो गया, हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन को अडॉप्ट कर रहे हैं, अब फॉरेन वाला हम लोग को अडॉप्ट कर रहा है। नहीं, हम लोग फॉरेन को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम लोग अपना धर्म संस्कृति भूल रहे हैं, जबकि हम लोग का धर्म, हम लोग का संस्कृति सबसे एडवांस था। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, जो इसी बिहार में था। तो हम लोग भूल गए हैं, इन फॉरेन वाले लोग याद रखें। सोचिए जब लोग को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा था तो हम लोग सिखाए, और हम लोग खुद ही नहीं पढ़ रहे हैं। क्या स्थिति है बिहारी स्टूडेंट का, वो तो आपके सामने है। हम लोग तो रोज क्लास में ही रहते, बाहर में लोग पढ़ रहे हैं। बाहर में यूनिवर्सिटी देखिए, बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी बन गया, और दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी यहाँ खंडर बन गया। तो हम लोग अपना सभ्यता संस्कृति भूल रहे हैं। हम लोग का आदत में क्या था, नमस्ते, अपना हाथ जोड़ते हैं, अब बैंड भी होते हैं। फॉरेन का क्या था, हाथ मिलाने का। आजकल कहीं भी पार्टी उटी में चल जाइए, नमस्कार कोई नहीं करेगा, हाथ मिलाएगा। और कोरोना सिखा दिया हाथ नहीं मिलाना है।
बहुत सारा जर्म ट्रांसफर होता है। और नमस्ते करने से आपका हाथ आप ही में सटा था, प्लस आपने बैंड भी किया था, आपका बैकबोन का भी यूज हुआ था। और हमारे कल्चर में बड़े का पैर छू के प्रणाम करना, तो पैर छूने में क्या होता है, और नीचे जाएंगे हम लोग। लेकिन आजकल लोग घुटने छूता है, कोई कोई तो ऊपरों घुटना के ऊपरों छू के प्रणाम कर लेता है। नहीं, तो हम लोग अपना धर्म संस्कृति भूलते जा रहे हैं, लेकिन बाहर अडप्ट करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, बाहर प्लांट लगाते जा रहे हैं। आपको पता है अमेजोन जो जंगल है, फॉरेस्ट है, लंग्स ऑफ प्लानिट कहा जाता है, हमारे अर्थ का वो लंग्स है। इतना घना जंगल, इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, लंग्स है हमारे अर्थ का अमेजोन। और यहाँ बिहार में और धरल्ले से काट रहे हैं। एक काम नीतीश कुमार बड़ा अच्छा किए जो मुझे बड़ा भाता है, मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। नीतीश कुमार जब शुरू में आए थे फर्स्ट, और प्लांटेशन करवा रहे थे, रोड साइड साइड अभी देखिएगा गाँव में प्लांटेशन नरेगा के तहत। ये बहुत पॉजिटिव काम है बच्चों। ये जो गर्मी अभी आप पटना में देख रहे हैं ना, अभी ना एसी में बैठ के आप आराम से पढ़ रहे हो, जाके देखिए उस क्लासरूम में बच्चे का क्या हाल हो रहा है, या थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए रोड पे क्या हाल हो रहा है। अभी आप लोग आए थे तो क्या हाल था। इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है कि हालत खराब है। पटना में पूरा प्लांट गिनिएगा तो 1000 प्लांट नहीं निकलेगा जो ठीक ठाक हो, और आबादी लाखों में है। सबको प्लांटेशन करना जरूरी है, और सिर्फ पटने में नहीं, आप लोग भी जाएं। और ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, प्लांटेशन करने के लिए ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है। आम खा रहे हो ना, अभी गुठली निकल रहा है ना, बस उसको फेंकिए मत कचरा में। जमीन किसी का भी हो, गाड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी आप फेंक रहे थे, थोड़ा सा खोद खाद के गाड़ दीजिए, प्लांट निकलेगा। अगर 100 गो लगाए 10 भी बच गया तो सोचिए वो प्लांट बड़ा होकर कितना ऑक्सीजन देगा। और जब भी आप उसको देखिएगा खुशी महसूस होगा, आपके द्वारा लगाया गया। जो लोग उसका छांव में रहेगा बोलेगा हाँ जो प्लांट लगाया उसको बड़ा हो, इनडायरेक्ट आशीर्वाद भी मिलेगा। चुरा लेगा, आम ना खाएगा चुरा के, ऑक्सीजन चुरा लेगा, चुरा लेगा। यही तो सोच है हम लोग का। यही सोच को आपको बदलना पड़ेगा, इस सोच को आपको बदलना पड़ेगा। दुनिया का बेस्ट एटीएम प्लांट है, आपको पता है। दुनिया का बेस्ट बैंक प्लांट है, आपको ये बात पता है? नहीं पता होगा। देखो बायो पढ़ रहे हो, जानना चाहिए। देखो देखो, एक प्लांट अगर आपने आम का मान लो लगाया, आम का एक प्लांट शुरू में लगाने में आपको कॉस्टिंग आएगा लगभग 100 रुपया। कलम वाला प्लांट लो तो 100 रुपया, नॉर्मल प्लांट तो 10-20 रुपया में मिल जाए, लेकिन मान लो 100 रुपया। चलो एक आध 100 रुपया इसमें खाद पानी दिस दैट खर्चा भी दे दिए, 200 का आपका इन्वेस्टमेंट है। 5 साल बाद ये आम फलने लग जाएगा, ये प्लांट, और फलने लग जाएगा तो 5 साल बाद अगर ये 20 किलो भी आम दे दिया, 20 केजी, अभी आम का रेट चल रहा है कम से कम 100 रुपया। कितना का फायदा दिया? 2000 रुपये। मात्र 5 साल बाद आपको कितना दिया? 2000। ठीक, मात्र 5 साल में सोचो कितना का डिफरेंस, कितना गुना ज्यादा बढ़ गया, 10 टाइम ज्यादा हो गया। और पता है 5 साल में बैंक आपका 200 रुपया से 400 रुपया नहीं करेगा। बैंक भी डबल आजकल हो रहा है, 8 से 9 साल लगा रहा है। सोचो यहाँ 5 साल बाद, ये अगला छठा साल सोचो, छठा साल 10 टाइम तो ये 5 साल बाद दे दिया। छठा साल हो सकता है इससे 30 किलो आम निकल जाए, फिर देगा 3000 देगा। 10 साल होते होते ये लाखों का संपत्ति हो जाएगा ये आपका। प्लांट भी तो है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने आम नहीं खाया, आपने लकड़ी नहीं यूज किया, लेकिन उसका तो ऑक्सीजन यूज किया। अभी जो आप सांस लिए, क्या आपके बाप दादा लगाए थे वो प्लांट, कि मेरे बाप दादा लगाए थे? पता ही नहीं है। हो सकता आप ही के लगाए हो सकता मेरे लगाए हो,
लेकिन ऑक्सीजन तो ले रहे हैं ना। हम लोग सोच बदलना पड़ेगा कि अभी अभी जो एक बच्चा बोला कि सर लगाएंगे आम खाइए नहीं पाएंगे, आम काट लेगा। सारे जहिया काटेगा, मान लीजिए 10 साल बाद काटा, तब तक तो ये दे दिया। और इतना बढ़िया प्रोडक्टिविटी है कि लोग इस बात को समझ नहीं पाता है। हर एक बच्चे को कम से कम 10 प्लांट लगाइए अपने लाइफ टाइम में, और 10 लोग को इंड्यूस कीजिए लगाने के लिए। नहीं तो ये गर्मी जो है ना, ये झेलते रहिएगा। और कब तक एसी में? एसी भी अब फेल होने लगा, पता है कि नहीं? ज्यादा टेम्परेचर में, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो एसी भी काम नहीं करेगा आपका। तो कोई कूलर कोई एसी काम नहीं करेगा अगर टेम्परेचर हो जाए बहुत ज्यादा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। समझ में आया? और कुछ नहीं करना है, जो आम खा रहे हो लगा दो गुठली, जो लीची खा रहे हो गुठली लगा देना है, नींबू खा रहे हो नींबू का लगा दो। नहीं, अनार खाते हैं 2-4 गो दाना गिरिए जाता है, कुछ नहीं, आप उसको उठाइए जमीन में डाल दीजिए, निकल के आ जाएगा। कहेगा सर जगह नहीं है, कहाँ लगाए? तो आप पोट में भी लगा सकते हो। चाय पीने वाला कप है ना, तत्काल उसी में लगा दो, बीज उज, मिट्टी डालो, मिट्टी तो कहीं भी मिल जाए। और उससे जो छोटा प्लांट आए, जब जाइएगा गांव लेते जाइएगा उठा पुठा के, वहीं गाड़ दीजिएगा। रास्ता में जाते वक्त गाड़ देंगे। थोड़ा सा सोच बदलिए। अगर बदल दिए तो ये जो हमारा जो अभी बहुत बुरा स्थिति हो रहा है इस अर्थ का, उसको सुधारना पड़ेगा। नहीं, चलिए इधर आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? पॉलन सिरप, तो ये चीज बताए। एक होता है पॉलन वायबिलिटी। क्या होता है पॉलन वायबिलिटी? लिखना है क्या? जल्दी कीजिए। पॉलन वायबिलिटी पे आते हैं। वैसे ही सब चीज सिर्फ सुनने वाला है, पीछे बात नहीं बच्चों। नहीं, पॉलन वायबिलिटी की बात करेंगे। वायबल कब है? क्या बोल रहे हैं? मतलब पॉलन कब तक काम कर सकता है, जिंदा कब तक, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी वायबल बोलते हैं। जैसे मान लो ये पॉलन है, ये एंथर है, और इधर मान लो कोई फ्लावर का स्टिग्मा है, और इसी एंथर में पॉलन होगा। पॉलन जो यहां आएगा इसको बोलेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, सिर्फ पॉलिनेशन होना काफी नहीं है, पॉलिनेशन के बाद इसका पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा है कि नहीं, ये भी काफी है। और पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन तब हो सकता है जब ये पॉलन क्या होगा? वायबल होगा। नहीं, तभी जाके ये पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। अब जो यहां से निकला पॉलन, यहां तक जो पॉलन पहुंचा, तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, उसका कुछ टाइम पीरियड होगा। तो पॉलन ग्रेन का एबिलिटी किस चीज का? पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन का या जर्मिनेट होने का, इसी बात को बोला जाता है पॉलन वायबिलिटी। बच्चों वायबिलिटी पीरियड की जो बात करें, पॉलन वायबिलिटी की जो बात करें, हर एक प्लांट का कहानी अलग अलग। जनरली अगर हम लोग बात करें 30 मिनट वायबल होता है। एक बार अगर यहां से निकला तो लगभग 30 मिनट वायबल होगा, 30 मिनट बोले हाफ एन आवर, आधा घंटा के अंदर अगर ये स्टिग्मा पे पहुंच गया तब तो जर्मिनेट करेगा, लेकिन अगर स्टिग्मा पे नहीं पहुंचा तो जर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें राइस का, व्हीट का, ये सब हाफ एन आवर, जो सीरियल ग्रेन है हमारा, आधा घंटा के अंदर ही कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ दलहन पौधा है, लिग्यूमिनस प्लांट, उसका सेवरल मंथ तक पॉलन वायबल रहता है, बोले तो जिंदा रहता है। ये वही बात हो गया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बतलाया था कि स्पर्म एनवायरमेंट में लगभग आधा घंटा मर जाएगा,
लेकिन फीमेल के बॉडी के अंदर घुस गया तब वो लगभग 72 घंटा तक जिंदा रह सकता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि ये वैरी करता है, अप टू 5 डेज तक भी वो जिंदा रह सकता है, 3 से 5 दिन। लेकिन इंडिया की बात करें तो यहाँ का सारा इन्वायरमेंट, ये सब जो कंडीशन देखा जाए तो यहाँ जनरली 72 आवर का यहाँ बोला जाता है जिंदा रहेगा। यही जहाँ ठंडा बहुत कम पड़ता है, माइनस में या 0 के आसपास का रहता है टेम्परेचर, वहाँ वायबिलिटी पीरियड उसका बढ़ जाता है स्पर्म का। तो उसी तरह का चीज यहाँ भी है। जनरली आधा घंटा, हाफ एन आवर में पॉलन को यहाँ तक आ जाना था। नहीं, अगर मान लीजिए आधा घंटा से ऊपर हो गया तो बिच्चे में पॉलन मर गया। अब मरा हुआ पॉलन अगर आ भी जाएगा तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा, पॉलिनेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नहीं, तो यही है पॉलन वायबिलिटी। तो लिग्यूमिनस प्लांट का कुछ मंथ तक वायबल रह जाता है। लिग्यूमिनस प्लांट, इस सब की जो बात करेंगे तो कुछ मंथ तक वायबल रह जाता है। क्लियर है? एक होता है पॉलन बैंक। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलन बैंक। पॉलन बैंक पे आइए, अब उसकी बात करते हैं। तो पॉलन बैंक की बात करेंगे हम लोग। पॉलन का बैंक, देखो पॉलन बैंक में जनरली हम लोग क्या करते हैं? पैसा रखते हैं, जमा रखते हैं पैसा उसका। अब पॉलन बैंक में पॉलन को जमा रखें। अब पॉलन को जमा रखेंगे और मान लो पॉलन मर ही जाए तो जमा रख के क्या करोगे? पैसा को जमा रखे और पैसा खराब हो जाए तो रख के क्या करोगे? तो वही बात है, पॉलन बैंक में जो पॉलन को रखेंगे तो कुछ ऐसा मेथड पे पॉलन को रखा जाएगा कि वो पॉलन निकाला जाए तो वायबल हो, सैकड़ों साल तक एज इट इज हो। नॉर्मली क्या बताया, आधा घंटा कहानी, आधा घंटा में कहानी खत्म। लेकिन हम चाहते हैं कि 50 साल, 100 साल, हजारों साल तक एज इट इज रहे। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो इस पॉलन बैंक में रियल में उसमें एक आता है टर्म क्रायो प्रिजर्वेशन का। क्या आता है? उसका क्रायो प्रिजर्वेशन करवा दीजिए। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? लो टेम्परेचर में प्रिजर्व करना, लो टेम्परेचर में प्रिजर्व करना है। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है लो टेम्परेचर में प्रिजर्व करना। और आपको बता दूं, ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इसमें जनरली नाइट्रोजन यूज होता है, लेकिन ये 2 फॉर्म में यूज हो सकता है, एक गैस के फॉर्म में और एक लिक्विड के फॉर्म में। जनरली आपको लिक्विड का टेम्परेचर दिया रहता है, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, क्रायो प्रिजर्व कराया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं गैसियस फॉर्म में तो इसका टेम्परेचर होता है -170 डिग्री सेंटीग्रेड, 170 डिग्री के आसपास ये गैसियस फॉर्म में रहे। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि इसी में प्रिजर्व करना, लिक्विड नाइट्रोजन में ही हमेशा, गैसियस में भी कर सकते थे। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करना। अलग बात है कि सबसे आसान तरीका ये है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्रायो प्रिजर्वेशन में जनरली क्या यूज करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं। नहीं, आज के टाइम में बहुत सारे लोग अपने अपने जो प्यारा लोग है, नहीं जैसे माँ है, बाप है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, दिस दैट जो भी है, मरने के बाद उसको क्रायो प्रिजर्व करवा दे रहे हैं। एक कंपनी अभी कुछ ही दिन पहले हम दे रहा था न्यूज में, एक कंपनी है वो सबको प्रिजर्व कर रही है, करोड़ रुपया लेगी, क्रायो प्रिजर्व करवा देगी। क्यों लोग करवा रहा है? कि लोग मान रहा है कि आने वाले टाइम में 50 साल 100 साल बाद ऐसा भी होगा कि लोग उसको फिर से जिंदा कर पाए, तो बड़ी रहेगा तब तो जिंदा कर पाए। और कंपनी वाला लुट ले है। नहीं, मान लो लोग प्रिजर्व करवा रहे हैं, चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लिए कि जिंदा कर भी लिया, तो जब तक उसको जिंदा करेगा आप चले जाइएगा जो रखा था। और जिंदा अगर कर भी लिया तो क्या गारंटी उसका मेमोरी वही रह जाए, पहचान में नहीं आएगा, मेमोरी लॉस हो सकता है। नहीं, और भी बहुत सारा बात है। लेकिन लोगों का मूर्खता है, जिसके पास पैसा है कहीं तो खर्चा होना चाहिए, तो लोग क्या कर रहे हैं? प्रिजर्व करवा दे रहे हैं। जबकि हम लोग के हिंदू धर्म में क्या है कि जला दिया जाता है। नहीं,
जो पंच तत्व से हमारा शरीर बना है उसको विलीन कर दिया जाता है उसमें। मुस्लिम धर्म में क्या है, गाड़ दिया जाता है। तो वहां भी सॉइल के अंदर धीरे धीरे सर गल के कहानी खत्म हो जाएगी। हिंदू धर्म में तो सीधे जला दिया जाएगा। नहीं, तो कहने का मतलब है कि जला देना ज्यादा अच्छा है। क्लियर है यहां तक? तो ये पूरा बात आपका मेल वाला पार्ट का खत्म हो गया। फीमेल वाला पार्ट बचा हुआ है, तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका बात करेंगे क्या, पिस्टिल या मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल और एम्ब्रायो सेक्स से रिलेटेड बात। फीमेल वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास।